गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा की ओर ले जा रहे होंगे। उसी क्रम में जो करंट अफेयर्स का हमारा सेगमेंट चल रहा है उसमें 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक की सारी घटनाओं का विवरण किया जा चुका है। और आज ये जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एवं आर्थिक घटनाओं का जो क्रम है इसको कंटिन्यू करते हैं। आप चाहे तो अपने साथ साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और अभी कल ही बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है जिसमें कि जो करंट अफेयर्स आया है उसमें से आप पेपर उठा के देख लें, या फिर मैं आपको आपके इसी चैनल पे पेपर आपको जो है करंट अफेयर जो आया हुआ है उसके सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे दिखाऊंगी विद ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है कि इसी पीडीएफ के उससे सारे जो है आपका करंट अफेयर्स आया है। तो ये करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। चलिए पहला शुरू करते हैं आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। आर्थिक घटनाक्रम से क्या मतलब होता है, हमारे इनकम या हमारे जो पूंजी होती है उसको किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं या उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जो है जल विद्युत बांध को मंजूरी दी है। ब्रह्मपुत्र नदी चूँकि चीन का भी एक हिस्सा है जो तिब्बत से निकलती है, चीन और उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करते हुए भारत में आ जाती है। तो इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर इन्होंने चीन ने क्या किया है, चीन ने मैडोग क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े बांध और दुनिया के सबसे बड़ी अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हो परियोजना का निर्माण उसको मंजूरी दी है। इस बांध की स्पेशलिटी क्या है, इस बांध से जो विद्युत होगी, जो बिजली उत्पन्न होगी, चीन के 3 गॉर्जेस बांध से 3 गुना अधिक होगी। चीन में अभी जो सबसे बड़ा बांध है जिससे बिजली उत्पन्न कर रहा है उसका नाम है 3 गॉर्जेस बांध। उससे 3 गुना ज़्यादा बिजली उत्पादन करेगा। कौन करेगा? जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाया जा रहा है। ठीक, 3 गॉर्जेस बांध वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है जो कि मध्य चीन में स्थित है। इस बांध के निर्माण में यारलुंग त्संगपो, ये देखिए, इस बांध के निर्माण में यारलुंग त्संगपो या जंगबो जिसे कह रहे हैं, नदी के निचले अपवाह, ये नदी का नाम है जंगबो नदी, निचले के अपवाह में हिमालय पर्वत श्रेणी में एक विशाल घाटी में किया जाना है। इस स्थान पर यह नदी यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मैंने अभी बताया हमारे देश में कहाँ से प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में। तो बस अरुणाचल प्रदेश और जो चीन की सीमा है वहीं पर ये बांध बनाया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बती भाषा में यारलुंग त्संगपो या जबंगगो कहा जाता है। बांध में कुल निवेश यानी कि पूंजी कितनी लग रही है? 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन युआन, जो कि चीनी मुद्रा है। आप अपना जी के भी इससे सही करते जाएंगे, जो कि चीनी मुद्रा है 1 ट्रिलियन युआन। 1 ट्रिलियन युआन या 137 बिलियन डॉलर से अधिक है, जो वर्तमान में सबसे बड़े 3 गॉर्जेस बांध का 31.765 बिलियन डॉलर की लागत से 4 गुना अधिक है। जो कि सबसे बड़ा बांध है तो लागत भी सबसे अधिक है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बांध में प्रतिवर्ष 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली उत्पादन होगा। 3 गॉर्जेस डैम से 3 गुना अधिक बिजली होगी। फैक्ट आपको याद करने कौन कौन से हैं, जिसमें 88.2 किलोवाट आवर उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बांध में कितने बिजली उत्पन्न होगी, आपको ये याद करना है। 88.2 बिलियन किलोवाट बिजली
जो है उत्पन्न करने के लिए इसमें डिज़ाइन किया गया है, उत्पादन करने के लिए। चीन के अनुसार इस परियोजना के उद्देश्य जो है चीन के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। जो कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में मदद करेगा और उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना और तिब्बत को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तिब्बत जो भी है वो चीन के कब्जे का ही पार्ट है, वो हिस्सा है, तो तिब्बत पर चीन का ही कब्जा है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार भी देगा। भारत और बांग्लादेश को डर है कि चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के जल को अपने भू राजनीतिक हितों के सहारे इस्तेमाल कर सकता है। क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान वह अतिरिक्त जल छोड़ भी सकता है, इससे भारत और बांग्लादेश में बाढ़ आ सकती है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत जो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए ये फिर भारत में जाकर के भारत से आगे होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका राजस्थान सरकार ने पूर्व में घोषित 9 जिलों राजस्थान सरकार ने पूर्व घोषित 9 जिलों और 3 संभागों को ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया? राजस्थान में पहले जो है क्या था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले कांग्रेस सरकार ने के 9 जिले और 3 प्रशासनिक संभागों को बनाने के लिए फैसले को पलट दिया। ठीक है, वो नए बनाने चाह रही थी, उनके फैसले को इन्होंने पलट दिया। 28 दिसंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने पिछले सरकार द्वारा 17 में से नए बनाए गए 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला लिया। अब राज्य में केवल 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। भजनलाल सरकार का यह फैसला उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर आधारित है। ये समिति जो है, इस समिति का गठन भजनलाल सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान स्थापित 17 नए जिलों और 3 संभागों की स्थिति की समीक्षा के लिए किया था। भजनलाल सरकार द्वारा किया गया क्या क्या परिवर्तन है राजस्थान में? भजनलाल ने समाप्त किए गए जिले कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आपसे आ सकता है, इनमें से कौन सा जिला नहीं है? अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, सांचौर, दूहू, शाहपुरा, केकड़ी, नीम का थाना, गंगापुर सिटी। बरकरार रखे गए जिले जो प्रेजेंट में हैं अभी वो कौन कौन से हैं? बालोतरा, व्यावर, ढींग, कुचामन, डिंडवाना, सलम्बूर, कोटपूतली, बहरोड़, खैरथल, तिजारा और फलोदी। ठीक है, समाप्त किए गए संभाग कौन कौन से हैं? संभाग में आ जाता है पाली, बांसवाड़ा और सीकर। शेष आपके जो कुल संभाग बचे हैं वो कितने हैं? अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ये 7 संभाग बचे हैं और 9 जिले आपके बचे हैं। ठीक है, समुद्र के ऊपर बने भारत के पहले ग्रास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी ये एक रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तमिलनाडु में ये बनाया गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर जो है कांच का एक पुल यानी कांच का एक ब्रिज बनाया गया है, जिसका आधिकारिक रूप से उद्घाटन हो चुका है। इसमें 77 मीटर लंबा यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से किसको जोड़ता है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है, जो कि 77 किलोमीटर दूरी की डिस्टेंस है, जो मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है और पर्यटन आकर्षण बढ़ाता है, पर्यटन को बढ़ाता है, पर्यटकों को आकर्षित करता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस पुल का उद्घाटन किया। कन्याकुमारी में 37 करोड़ रुपए की परियोजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन 30 दिसंबर को दिवंगत मुख्यमंत्री
30 दिसंबर को दिवंगत मुख्यमंत्री एम करुणानिधि द्वारा तिरुवल्लुवर प्रतिमा के अनावरण की रजत जयंती के साथ हुआ था। कांच का जो पुल है 77 मीटर यानी कि 252 फीट लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। बहुत ज़्यादा डीप में पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा 77 मीटर कांच का जो पुल बनाया गया है वो कितनी लंबाई और चौड़ाई है। तो 277 मीटर तो हो गया लंबा, इसको फीट में अगर आ गया ऑप्शन आपका तो 252 फीट लंबा और 10 मीटर चौड़ा। ये जो क्षेत्र है 2 सबसे प्रतिष्ठित स्थल हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को भी ये जोड़ता है। धनुषाकार मेहराब की तरह डिज़ाइन किया गया है। जिस तरह से धनुष का आकार होता है उस तरह से धनुषाकार मेहराब की डिज़ाइन की तरह ये जो है डिज़ाइन किया गया है। और उतना ही टिकाऊ भी है। इस ब्रिज पे जो है अत्याधुनिक टेक्निक से इसको यूज किया गया है। इसे खरी हवा, जंग और तेज़ समुद्री हवाओं सहित कठोर समुद्री परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। अचानक से कोई आपदा या कुछ हो जाता है तो वो उसके लिए भी उसको तैयार किया गया है। तो उसी तरह से उसका डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है 40 साल बाद भोपाल त्रासदी के कचरे का निपटान शुरू हुआ। भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगा 1982 में ये घटना घटी थी। भोपाल में गैस लीक हो गई थी जिसके कारण वहाँ कई सारी जानें चली गई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल की ये घटना है। भोपाल त्रासदी के लगभग 40 वर्ष बाद मध्य प्रदेश सरकार ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 337 टन जहरीले कचरे का निपटान शुरू किया है। यह कचरा अब इंदौर के पास पीथमपुर में एक औद्योगिक अपशिष्ट निपटान केंद्र में ले जाया जा रहा है, जहां इसे नष्ट किया जाएगा। 337 टन कचरे को सीलबंद कंटेनरों में भरकर भोपाल से पीथमपुर ले जाया जा रहा है। यह ग्रीन कॉरिडोर, इसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जिससे उसकी जहरीली गैसें अगर उसमें हो उपस्थित तो वो हमारे वहाँ लोगों को नुकसान ना पहुँचा सके। कचरे को 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाकर भस्म किया जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कचरे को 4 हफ्तों के भीतर तय अपशिष्ट का निपटान इकाई को भेजा जाए। तो ये तो जो 40 साल पहले भोपाल गैस त्रासदी में जो कचरा पड़ा हुआ था उसका निपटान अब शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट आपका क्या है? इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस देने वाली पहली एयरलाइन बनी एयर इंडिया। ठीक, इन फ्लाइट में वाईफाई सर्विस प्रदान करेगी कौन? एयरलाइन बनी कौन सी? एयर इंडिया। अगर आप कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई भी मिलेगा। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया घरेलू उड़ान मार्गों में वाईफाई सर्विस लॉन्च करने वाली विमान कंपनी बन गई है। एयर इंडिया द्वारा बताया गया है कि यात्री घरेलू मार्गों पर एयरबस A350, बोइंग 787-9 और चुनिंदा एयरबस जो है A321 नियो विमानों में वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। एयरलाइन ने कहा कि इससे यात्रियों को अपनी छुट्टी, अपने बिजनेस ट्रैवल के दौरान हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहने और ब्राउजिंग, सोशल मीडिया तक पहुंचने, काम के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मित्रों और परिवारों को संदेश भेजने की सुविधा भी मिलती रहेगी। पैसेंजर वाईफाई का इस्तेमाल लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के साथ कर सकते हैं। इन फ्लाइट वाईफाई के जरिए ग्राहक 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर एक साथ कई डिवाइस का आनंद भी उठा सकते हैं। वर्तमान में एयर इंडिया द्वारा वाईफाई की सेवा निःशुल्क रहेगी। नया क्या है? गुजरात में एक नया जिला बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है?
गुजरात का नया जिला वाव थराव, गुजरात का एक नया जिला बनाया जा रहा है वाव थराद। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वाव थराद जो नया जिला बनाया गया है वो किस स्टेट में बनाया जा रहा है, तो ये गुजरात सरकार द्वारा या गुजरात में बनाया जा रहा है। गुजरात सरकार ने उत्तर गुजरात में मौजूदा बनासकांठा जिले को विभाजित करके वाव थराव नामक एक नया जिला बनाने को मंजूरी दी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किसको काटकर बनासकांठा जिले को विभाजित कर या बनासकांठा जिले को काटकर वाव थराव नामक जिला बनाया जा रहा है। यह गुजरात का 34वां जिला होगा। अब आप समझ सकते हैं अभी तक गुजरात में कितने जिले थे, 33 जिले थे। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, इसका मुख्यालय होगा थराद। ठीक है। कैबिनेट ने राज्य की 9 नगर पालिकाओं को नगर निगमों का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 9 नगर पालिका जो थी वहाँ पर उनको नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है, जिससे अब उनमें क्या होगा, उनमें कौन कौन सी शामिल है ये देख लिए। नवसारी, वापी, आनंद, नडियाद, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, मोरबी, पोरबंदर और गांधीधाम। ठीक है। गांधीधाम ठीक है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 17 नगर निगम, इसके साथ ही राज्य में अब तक 17 नगर निगम और 149 नगर पालिकाएं हो जाएंगी। अब कितने नगर निगम हो जाएंगे, 17 नगर निगम हो जाएंगे और 149 नगर पालिकाएं हो जाएंगी। अब तक अगर पूछा जाए तो अब तक वहाँ पर नगर निगम कितने थे, 9 माइनस कर दीजिए, 9 नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। तो अब तक वहाँ पे कितनी थी, 149 नगर पालिकाएं अब हो जाएंगी। ठीक है। उत्तराखंड में महाभारत वाटिका का विकास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उत्तराखंड में महाभारत वाटिका का विकास कहाँ किया जा रहा है। ये महाभारत वाटिका क्या है, ये जो हल्द्वानी रेंज में महाभारत वाटिका का विकास किया जा रहा है। ये जो महाकाव्य है हमारा महाभारत, उसमें वर्णित जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी और इन्वायरमेंट, पर्यावरण का ज्ञान को प्रदर्शित करेगी। इस वाटिका में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई जा रही हैं या उगाई गई हैं। 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई हैं, जिसमें खैर, अकेसिया, कैटचू जिसे कहते हैं, कोविडर, बोहीनिया, वेरीगाटा, बरगद, ठीक है, पीपल, ढाक आदि शामिल हैं। इनमें से कई महाभारत में वर्णित हैं। ये वाटिका वन पर्व, अरण्य पर्व महत्व को भी प्रदर्शित करती है, जो महाभारत के भाग हैं। अगला है वाटिका में महाभारत में वर्णित वृक्षारोपण, जलाशयों के निर्माण, बाघों की रक्षा आदि के महत्व पर श्लोक प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है। इस वाटिका में 12 वृक्ष और 12 ज्योतिषीय राशियों से संबंधित हैं। जो वहाँ पे 12 वृक्ष लगाए गए हैं वो 12 ज्योतिष राशियों से संबंधित हैं। साथ ही देवी और भगवान शिव, विष्णु और कृष्ण से जुड़ी पुष्प और वृक्ष प्रजातियों का समावेश किया गया है। तो ये आपका महाभारत वाटिका कहाँ स्थापित की गई है, महाभारत वाटिका हल्द्वानी रेंज में स्थापित की गई है। नेक्स्ट आपका, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहाँ है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब बन गया है। इससे पहले चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका 2 भारत से ऊपर जो है वहाँ पे मेट्रो ज़्यादा थे। तो अब क्या हो गया, भारत तीसरे नंबर का बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मेट्रो बन गए। पहला नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत अब तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क बन गया है। कितना, 1000 किलोमीटर के परिचालन के नेटवर्क के साथ, 1000 किलोमीटर परिचालन नेटवर्क के साथ भारत तीसरे नंबर पर मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। लंदन भूमिगत रेल प्रणाली, जिसे लोकप्रिय रूप में
ट्यूब के नाम से जाना जाता है। दुनिया का पहला आधुनिक मेट्रो रेल नेटवर्क था। इसने 1863 में अपना संचालन शुरू किया था। मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये लंदन में भूमिगत रेल प्रणाली थी जिसके रूप में ट्यूब नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई थी। समझ लीजिए 1863 तब मेट्रो लंदन में बन चुका था। उसके बाद भारत में आते आते इसको कितने साल लग गए? भारत में चालू होने वाला पहला मेट्रो रेल नेटवर्क 1884 कोलकाता में था। यह लगभग 3.4 किलोमीटर का मार्ग था जो शहर के एस्प्लेनेड और भवानीपुर को शहर जगह जो थी वहाँ पे उसको जोड़ता था, जिसे सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। भारत की पहली आधुनिक मेट्रो प्रणाली का उद्घाटन 2002 दिल्ली में किया गया था। इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। दिल्ली में शुरुआती मेट्रो नेटवर्क जापान की सहायता से बनाया गया था। अब DMRC 395 किलोमीटर के परिचालन नेटवर्क के साथ भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क संचालित करता है। भारत की पहली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत की पहली नदी के नीचे चलने वाला मेट्रो 2024 में कोलकाता में चालू हुई हुगली नदी के नीचे चलती है। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो चलती है। वर्तमान में 11 राज्य और 23 शहरों में 1000 कहाँ चल रहा है? 11 राज्य और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर के मार्गों को कवर करने वाली मेट्रो रेल सेवाएं चालू हैं। लद्दाख में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना। लद्दाख में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना की गई। लद्दाख में जो पेंगोंग त्योसो झील है, जो आपने 3 इडियट देखी होगी, उसमें जो सबसे लास्ट में आमिर खान जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? पेंगोंग झील के पास। तो लद्दाख के जो पेंगोंग त्योसो झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया। यह प्रतिमा 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई और मराठा इन्फैंट्री के अधिकारियों द्वारा इसका अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 26 दिसंबर 2024 को पेंगोंग त्योसो झील के निकट स्थापित की गई थी। यह प्रतिमा 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह लद्दाख के पूर्वी हिस्से में है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आएगा, ये पूछा जाएगा लद्दाख में कहाँ पर है, तो ये लद्दाख के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, इसका अनावरण किसने किया था? जो मराठा इन्फैंट्री के अधिकारी थे उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया था। भारतीय सेना फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा भारतीय शासक की अटूट भावना का जश्न मनाने के लिए स्थापित की गई। जो भारतीय शासक हैं उनकी अटूट भावना का जश्न मनाने के लिए की गई। उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि लद्दाख में जो छत्रपति शिवाजी की महाराज की प्रतिमा की स्थापना है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है भारतीय शासक की अटूट भावना का जश्न मनाने के लिए इसको स्थापित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1978 लाया गया। देखिए क्या है इसमें, अरुणाचल प्रदेश सरकार अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1978 के अधिनियमित होने के लगभग 46 वर्षों बाद इसके प्रवर्तन हेतु नियम बनाकर इसे लागू करने का क्रम में कदम उठा रही है। इतने दिनों बाद क्या हो गया? इस कदम का जो उद्देश्य है राज्य में जबरन धर्मांतरण, क्यों इसको करा जा रहा है? राज्य में जबरन धर्मांतरण से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1978 को जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय की पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं का बाहरी प्रभाव या दबाव से संरक्षण करना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, यह अधिनियम स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध या बलपूर्वक किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन पर प्रतिबंधित
लगाया जाता है। अधिनियमों में दूसरों को जबरन धर्मांतरित करने या ऐसा करने का प्रयास करने के लिए दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की यह प्रावधान किसी धर्म परिवर्तन में के किसी भी कृत्य की सूचना संबंधित जिले में उपायुक्त यानी कि डीसी को दी जाएगी। इससे अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी आस्था सांस्कृतिक सोसाइटी जैसे संगठनों द्वारा भी समर्थन दिया गया है, जिससे इसका जो उद्देश्य है स्वदेशी मान्यताओं की रक्षा करना, विशेष रूप से कुछ जिलों में जहां धर्मांतर की दर 90% तक देखी गई है। अरुणाचल प्रदेश में ईसाई जनसंख्या 1971 से 0.79 से बढ़कर 2011 में 30.26 हो गई है। नेक्स्ट आपका क्या है? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में बनेगा स्मारक। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में बनेगा स्मारक। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में दिल्ली के राजघाट क्षेत्र में राष्ट्रीय स्मृति परिसर में एक स्मारक बनाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दी थी। उन्होंने 2020 में 84 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। 2019 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 2012 से लेकर के 2017 तक प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल रहा। उनका निधन जो है 2020 में 84 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया था। उनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय राजनेटवर्क क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2024 की अपनी वर्षांत समीक्षा का मतलब होता है वर्ष के अंत में की जाने वाली समीक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। मंत्रालय के अनुसार देश के पास दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क और इसके राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 146,195 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेटवर्क 60% की वृद्धि हुई है, जो कि 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 1,46,195 किलोमीटर हो गई है। राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर 2014 में 93 किलोमीटर से बढ़कर 2,474 किलोमीटर हो गया है। मंत्रालय ने विस्तृत निर्माण का डेटा जो है प्रदान किया है। इससे निर्मित कुल किलोमीटर और दैनिक निर्माण दरें शामिल हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका ये है आज का, जम्मू कश्मीर में जट मोड़ सुरंग क्या है? जट मोड़ सुरंग, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में कहीं पे आया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2025 को श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जट मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। इससे सोनमार्ग को सभी मौसमी पर्यटन स्थल में बनाने में मदद मिलेगी। जट मोड़ सुरंग जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में गगनगीर सोनमर्ग के बीच गांदेरबल जिला में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग है। इसका नाम सड़क के जट आकार के खंड के नाम पर रखा गया है। जड मोड़ में अंग्रेजी का अर्थ जड टर्न है। पहले इस्तेमाल की जाने वाली सड़क हिमस्खलन प्रवण थी, मतलब वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है तो सड़कें वहाँ पे जो क्या हो जाती हैं, वो रास्ता जो है वहाँ आवागमन के रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए ये सुरंग बनाई गई है। पहले इस्तेमाल की जाने वाली सड़क हिमस्खलन प्रणन से के कारण अक्सर कई महीनों तक बंद रहती थी, जिससे कि आवागमन प्रभावित होता था। लेकिन जट मोड़ सुरंग जो कि सोनमर्ग पर्यटन शहर को हर मौसम में संपर्क प्रदान करती है। पहाड़ियों के ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर
घंटों की तुलना में अब 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की यात्रा केवल और केवल 15 मिनट में लगते हैं। निकटवर्ती जोजिला सुरंग, जो जोजिला दर्रा है वहाँ पे जो सुरंग है, जोजिला सुरंग श्रीनगर लेह राजमार्ग पर यह भू रणनीतिक सुरंग के रूप में महत्वपूर्ण बालटाल, अमरनाथ गुफा, कारगिल, लद्दाख अन्य क्षेत्रों को साल भर मौसम प्रूफ संपर्क प्रदान करेगी। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। इससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं और इसमें से कम आपको 99.9% आपको करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही। कल जैसा कि मैंने बोला, कल बीएड का पेपर, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो करंट अफेयर्स है मैं जल्द ही कोशिश करूँगी जो करंट अफेयर्स है उसका वो आपको यहाँ पे ला करके आपको दिखाऊँ कि कहाँ से और कैसे किस तरह से करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।